नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सबसे पहले आपको हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसकी इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चर्चा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर आज फाइटर प्लेन्स ने रिहर्सल की, जिसे देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। 4 दिन बाद पूरी पिक्चर रिलीज होगी जब मोदी के सामने यहां इनॉग्रेशन होगा। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इससे किसको फायदा होगा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा लॉन्च पैड बनने वाला है? योगी के लिए मोदी का रोड मैप क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। ये तो रिहर्सल है, फाइनल शो अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां देख ली हैं। 4 दिन बाद नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। पूर्वांचल में राफेल गरजेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई टचडाउन करेगा। पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करने वाला मिराज फाइटर भी यहां अपना दम दिखाएगा। पूर्वांचल में जगुआर की तेजी भी दिखेगी और इन सब का निरीक्षण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे तैयार किया है जिस पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उतरेंगे। हिंदुस्तान में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टचडाउन तो पहले भी हुए हैं, लेकिन यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब जो रनवे बना है उस पर एक साथ 30 से ज्यादा फाइटर प्लेन ऑपरेट होंगे। एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबा रनवे इमरजेंसी यूज के लिए बनाया गया रनवे युद्ध जैसे हालात में इस्तेमाल करेगी एयरफोर्स। राफेल जैसे फाइटर भी कर सकेंगे लैंडिंग। 16 नवंबर को इसी रनवे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 सुपर हरक्यूलिस से लैंड करेंगे, जिसके बाद पूर्वांचल के सुल्तानपुर के पास एक शानदार एयर शो होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। मोदी की एक खासियत है, मोदी जिस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। 40 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव का पहला पत्थर रखा था। अब मोदी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। इन 40 महीनों में 19 महीने कोरोना संकट के थे, पूरा देश बंद था, लेकिन योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम कभी पूरी तरह बंद नहीं होने दिया। यूपी में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से मोदी और योगी विरोधियों को मिर्च लग रही है। फिर भी सभी इतना तो मानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम ईमानदारी से हुआ है। ये सिर्फ मानने वाली बात नहीं, ये देखने वाली बात है। पूर्वांचल एक्सप्रेस से गुजरने पर हर मिनट इस ईमानदारी का एहसास होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर से देखें तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है। मोदी हर जगह हर क्षेत्र में ईमानदारी की बात यूं ही नहीं करते। 2014 के पहले कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया था, आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। बीते 7 सालों में एनपीएस को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया। रिजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया। फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में
एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए। जो विलफुल डिफॉल्टर्स पहले सिस्टम से खिलवाड़ करते थे, अब उनके लिए मार्केट से फंड जुटाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी के लिए 2014 का बेंचमार्क है। यूपी में योगी ने 2017 के आगे बेंचमार्क तैयार किया है। अब सामने 2022 का चुनावी दंगल है, जिसके लिए योगी ने नारा दिया है, सोच ईमानदार और काम दमदार। चुनाव जीतने के लिए अकेले ईमानदारी काफी नहीं होती। चुनाव के लिए मोदी और योगी की जोड़ी के पास विकास का एजेंडा भी है और राष्ट्रवाद का एजेंडा भी। नया एक्सप्रेसवे विकास का आईना दिखा रहा है और फाइटर प्लेन राष्ट्रवाद की लाइन को आगे बढ़ाएंगे। सवाल है कि क्या यह कॉकटेल पूर्वांचल में बीजेपी को जीत के एक्सप्रेसवे पर ले आएगा? पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ बातें जान लीजिए, तभी इसकी अहमियत समझ में आएगी। यूपी सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 42,000 करोड़ रुपए की लागत, 6 लेन वाली 341 किलोमीटर लंबी सड़क, लखनऊ से गाजीपुर तक 9 जिलों को ला, 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास, 503 पुलिया। ये योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने इंश्योर किया कि काम समय पर पूरा हो और क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस महीने पूरा हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इस एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है। लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होकर NH-19 पर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। ये वही इलाका है जो पिछले कुछ चुनाव से बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ बन गया है। पूर्वांचल में बीजेपी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही है, जिसमें यह एक्सप्रेसवे उसके लिए मददगार साबित होगा। यूपी विधानसभा की 1/3 सीटें पूर्वांचल में पड़ती हैं। पूर्वांचल में यूपी के 28 जिले आते हैं। यहां विधानसभा की 164 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 115 सीटों पर कब्जा जमाया था। सपा ने 17, बसपा ने 14, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अन्य पार्टियों और निर्दलियों को 16 सीटें मिली थी। पूर्वांचल का पिछले 3 दशकों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। किसी भी एक पार्टी के लिए ऐसा समर्थन 2017 से पहले कभी नहीं रहा। 2022 में बीजेपी उस पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने में जुटी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के असर को पूरब में जीरो करने के लिए पूर्वांचल बीजेपी के लिए जरूरी है। इसीलिए यहां प्रधानमंत्री के दौरे भी ज्यादा रखे जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में मोदी तीसरी बार पूर्वांचल के दौरे पर हैं। 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, 25 अक्टूबर को काशी में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत, 25 अक्टूबर को ही सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन और अब 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिंडन एयरबेस से सुपर हरक्यूलिस में बैठकर सुल्तानपुर पहुंचेंगे। उससे पहले रक्षा मंत्री यूपी में एक बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। लखनऊ में आज राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ के साथ बड़ी मीटिंग की। राजनाथ और योगी ने यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर चर्चा की। और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है
और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। डिफेंस कॉरिडोर बनाकर अपने ही देश में सेना के काम आने वाले हथियारों का उत्पादन करना बीजेपी की राष्ट्रवादी योजना का हिस्सा है। डिफेंस को इंडस्ट्री से जोड़कर रोजगार के नए अवसर बनाना विकास की तरफ कदम है। एक काम से दोनों मकसद पूरे होते हैं, इसलिए योगी भी इस प्रोजेक्ट में खास दिलचस्पी रखते हैं। 2017 तक हमारे पास केवल 2 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग वर्तमान में लगभग 12 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भी जिन पर कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या होने जा रहा है, एक अयोध्या में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसी 25 नवंबर को वहां पर रखने की तैयारी चल रही है और उसको हम लोग वहां पर बना करके 2023 में उसे हम फंक्शनल भी करेंगे। पूर्वांचल में मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार अमित शाह भी एक्टिव हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी मिशन यूपी में लग गए हैं। अमित शाह काशी में सभी 403 विधानसभा सीट के पार्टी पदाधिकारियों और प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यहां से वो आजमगढ़ भी जाएंगे, जो पूर्वांचल का एक बड़ा सेंटर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर भी गए। उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रमों के बारे में समीक्षा की और सभी तैयारियों को देखा। उसके बाद योगी काशी गए, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में समय से शामिल होना था। योगी समय से पहुंचे भी और कार्यक्रम में शरीक भी हुए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ डिफेंस कॉरिडोर के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। ऐसा करना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस काम को लगातार बखूबी अंजाम दे रहे हैं। योगी जानते हैं कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 300 के पार पहुंचाना है, तो उन्होंने हर स्थिति से निपटना होगा और हर मुश्किल चुनौतियों का सामना करना होगा। पूर्वांचल में मोदी की टीम एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से घेरा बना रही है। इन तैयारियों के बीच 16 नवंबर को जब प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचेंगे, तब भगवा और तिरंगा एक साथ लहराएगा। आज राहुल गांधी ने नई हिंदुत्व कथा सुनाई। इस हिंदुत्व कथा में धर्म कम है, सियासत ज्यादा है। दरअसल ये वही हिंदुत्व कथा है जिसका एक चैप्टर सलमान खुर्शीद ने खोला, दूसरा चैप्टर राशिद अल्वी ने पढ़ा और तीसरा राहुल गांधी ने एक वीडियो में जारी करके समझाया। क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग हैं? क्या राहुल गांधी हिंदू वोट को बांटने के लिए एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं? क्या हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को कोसकर मुसलमान का वोट पाएगी कांग्रेस? क्या हिंदुत्व बहाना है और मुसलमान वोट पर निशाना है? राहुल गांधी ने जो कहा और जो नहीं कहा, दोनों बातें इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की नई थ्योरी समझिए, राहुल गांधी की नई क्रोनोलॉजी समझिए। थ्योरी नंबर 1, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। आगे समझाएंगे, पहले सुनिए, फिर राहुल ने ऐसा क्यों कहा, इसका विश्लेषण करेंगे। 2014 से पहले हमारे लिए ट्रेनिंग ऑप्शनल हो सकती थी। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है, इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। यह कोई इत्तेफाक नहीं है।
तक कर दी गई है इस बार? अरे कंप्लेन कर दी थी। यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। सलमान खुर्शीद ने जब हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की तो लगा कि खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स की सेल बढ़ाने के लिए विवाद खड़ा किया। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। जब जय श्री राम कहने वालों की राष्ट्रीय दलवी ने राक्षस से तुलना की तो लगा कि कांग्रेस के किसी बड़बोले नेता ने ऐसा बयान दिया है। ये हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। लेकिन जब राहुल गांधी ने भी हिंदुत्व की एक ही लाइन पर बयान दिया तो इसका असली मतलब समझ में आ गया। विचारधारा की लड़ाई में सवाल नैरेटिव का आ गया है। हिंदुत्व का सबसे बड़ा चैंपियन कौन है? हिंदुत्व की सबसे सही विचारधारा किसकी है? हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नेता कौन है? डिबेट इस पर हो रही है। राहुल गांधी पर बीजेपी का जवाब आया है, सुनिए। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते हैं, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। इनकलाब नामक एक बहुत बड़े उर्दू अखबार ने राहुल गांधी जी का वक्तव्य छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये सब बातें छुपी नहीं हुई हैं, ये जनता के सामने है। बंधुगण, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी में उन्होंने किस प्रकार से भारत की मूल संस्कृति, भारत की सभ्यता के खिलाफ उन्होंने वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसकी वजह भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के कारण महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। आपको यह भी याद होगा कि एक ऐसा वक्त था जब राहुल गांधी जी ने कहा था, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, और मैं लिख के लाया हूं, हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन से ठीक पहले जाते हैं मंदिर, वो वोट मांगने जाते हैं, वो वोट की राजनीति करने जाते हैं, और यहां वो कह रहे थे मंदिर जाने वाले लफंगे होते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं। कितना संयोग है, कितना प्रयोग है, लेकिन सच ये है कि आने वाले चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व का बड़ा उपयोग है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी अचानक से हिंदू और हिंदुत्व की बात क्यों कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं।
लिहाजा कांग्रेस की रणनीति है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोटर्स उसके साथ वापस आ जाएं। उदाहरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक रहा है। साफ है कि हिंदू और हिंदुत्व की बात करना कांग्रेस की चुनावी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। सियासत के खेल में जरूरी नहीं कि पासा पलट ही जाए, कभी कभी नफे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। कांग्रेस ने हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा तो छेड़ दी है, लेकिन इससे फायदा कितना होगा ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सामने मोदी हैं, मोदी की पार्टी है जिनका हिंदू धर्म और हिंदुत्व दर्शन का झंडा अकेले उठाकर चलने का अपना दावा है। बीजेपी का हिंदुत्व क्या है, मोदी ने 2 साल पहले समझाया था। उसे सुनाने से पहले राहुल गांधी की हिंदुत्व पर दूसरी थ्योरी सुनिए। कांग्रेस के शिवा बीजेपी के शिवा में फर्क है। ये जो हमारी विचारधारा ये पुरानी है। इसमें मैं मानता हूं कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका वो ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। हमने जिस प्रकार से अपनी विचारधारा को, जिस गहराई से अपनी विचारधारा को समझना चाहिए और फैलाना चाहिए, वो हमने पहले हम करते थे, वो हमने छोड़ दिया। और उसके कारण थे, किसी की गलती नहीं मगर कारण थे। मगर अब समय आ गया है कि हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहरा करना है। 2018 में भी हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा शुरू हुई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अपने तरीके से समझाया था। राहुल गांधी को अपनी विचारधारा बताई थी। हजारों साल पुरानी ये संस्कृति है, ये परंपरा है। ऋषियों मुनियों के तपस्या से निकला हुआ ये ज्ञान का भंडार है। हर युग में, हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है। और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, इतना विशाल है, इतना चिर पुरातन है, इतना चिरंजीव है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। ऋषि मुनियों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उनको हिंदू और हिंदुत्व का पूरा ज्ञान है। किसी ने नहीं किया। ये इतना विशाल है कि कोटि कोटि जन्मों के बावजूद भी इस पूरे ज्ञान को समेटना इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो एक छोटा कामदार है। ये मोदी तो ऐसा कामदार है, मैं इस अगाध ज्ञान का भंडार मेरे पास है ऐसा दावा कभी नहीं कर सकता हूं। नामदार कर सकते हैं। जो दावा ऋषि मुनि नहीं करते थे वो नामदार कर सकते हैं। उनके इस ज्ञान, उनको मुबारक, और देश को भी मुबारक, ताकि आपका मन हल्का फुल्का रहता है, जरा मनोरंजन मिल जाता है।
बीजेपी राहुल गांधी की हिंदुत्व की लाइन कहां से निकलती है, कहां जाती है, राहुल गांधी की थ्योरी नंबर 3 से समझ सकते हैं। आरोप तो यह है कि राहुल अपने हिंदू धर्म के चश्मे से मुस्लिम वोट सेट करते हैं। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture. क्रोनोलॉजी समझना होगा। बात हिंदू और हिंदुत्व की होती है और चर्चा ISIS, बोको हराम, राक्षस और अखलाक की होती है। इसलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस का ये कैसा हिंदू और हिंदुत्व। आपने उपनिषद पढ़े, राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े। राहुल जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा। उपनिषद पढ़ा है आपने? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रयोजन ही नहीं है कि हम वैमनस्यता फैलाएं। आपने आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ना ही भारत का संविधान पढ़ा है और उपनिषद तो बहुत दूर की बात है। आप केवल उपनिषद के नामों को उच्चारित करिए, यही हमारे लिए बहुत होगा। बीजेपी भले ही राहुल की चुटकी ले रही है, लेकिन राहुल ने रणनीति के तहत कांग्रेस की विचारधारा पर असली हिंदुत्व की विचारधारा होने का दावा ठोक दिया है। थ्योरी नंबर 4 में राहुल गांधी ने बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर बड़ी बात कही है। जैसे शिव जी पूरे संसार को निगल जाते थे, वैसे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी को निगल जाएगी। और महाराष्ट्र के 3 बड़े शहर आज हिंसा की आग में जल उठे। मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती में हालात अब काबू में हैं, लेकिन तनाव साफ देखा जा सकता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नांदेड़ में हिंसा से पहले की है। हजारों लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर एक जगह जमा किया गया, भड़काऊ भाषण दिए गए, इसके बाद हिंसा भड़क उठी। नांदेड़ में हुई इस हिंसा में एक एडिशनल एसपी, एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस वाले घायल हुए। आम लोग भी इस हिंसा की चपेट में आए हैं। महाराष्ट्र में इस सारा बवाल त्रिपुरा में कुछ दिन पहले हुई हिंसा को लेकर हुआ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा, इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार कभी भी हो सकता है। सोनिया गांधी ने कल सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की, उनकी तमाम दलीलें सुनी। आज उनकी मुलाकात सचिन पायलट से हुई। पार्टी गुर्जर वोटों के लिए उत्तर प्रदेश में पायलट का इस्तेमाल करना चाहती है। प्रियंका उन्हें अपने साथ चुनाव प्रचार में एक्टिव करना चाहती है। उन्हें खुश करने की कोशिश की जा रही है। मगर क्या पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद संतुष्ट हैं? आखिर 10 जनपद पर आज क्या डील हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत अच्छी बातचीत हुई, क्योंकि गुरुवार को गहलोत, जो कुछ बातें हमने रखी थी साल भर पहले, शुक्रवार को सचिन। 10 जनपद पर राजस्थान को लेकर हलचल तेज है। राजस्थान कैबिनेट में विस्तार अब तय माना जा रहा है। अब तक गहलोत इसे किसी न किसी बहाने टालते रहे, तारीख पर तारीख देते रहे, मगर सोनिया गांधी इस मामले को लेकर सीरियस हैं। सारे गिरबान सचिन पायलट के हैं। पार्टी में दरार और तकरार का खतरा भी उन्हीं के खेमे से है। लिहाजा पायलट को सोनिया ने शुक्रवार को तलब किया। पायलट सोनिया गांधी से मिलकर निकले तो उनके चेहरे पर जो ऊर्जा थी उससे साफ था कि आश्वासन ठोस मिला है। हालांकि पायलट ने खुलकर कुछ नहीं बोला, मगर जितना बोला उतने से ही तस्वीर साफ हो गई। पायलट 2023 में मजबूती से चुनाव के लिए जुटने की बात कर रहे हैं। देखिए, बीच में बहुत सारी बातें आई थी, कोरोना भी था, लॉकडाउन हो गया था, कुछ विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं
कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है। और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे, तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। प्रियंका गांधी की पहल पर समझौता इसी बात पर हुआ था कि पायलट के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, मगर इस आश्वासन को मिले भी 1.5 साल के करीब होने वाला है। पायलट इस बात पर पिछले दिनों अपनी नाराजगी का भी इजहार कर चुके थे। पंजाब में जो कुछ पिछले दिनों हुआ और चुनाव में जब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, और जिस तरह से वहां अब तक नवजोत सिंह सिद्धू के धमाके हो रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर चले गए, इससे कांग्रेस आलाकमान राजस्थान को लेकर भी आशंकित है। इसकी एक बड़ी वजह यूपी का चुनाव भी है। पंजाब में हुई चूक कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहता है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में संतुलन बिठाने में लगा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव साल 2023 में होंगे, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, जो 2022 में होगा। सचिन पायलट को गुर्जरों का बड़ा नेता माना जाता है, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहां पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर गुर्जरों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को वहां कैंपेनिंग में इस्तेमाल कर गुर्जरों को लुभाने का काम उन्हें दे सकती हैं। फिलहाल तो सचिन पायलट केंद्र से किसी तरह के नेतृत्व से इनकार कर रहे हैं, मगर चर्चा है कि सचिन पायलट को आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के गुर्जर बहुल इलाकों में कैंपेनिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। वो प्रियंका के साथ यूपी में वही भूमिका अदा करेंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अदा कर रहे थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के पहले सचिन ने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। प्रियंका ने अशोक गहलोत से भी राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की है। राजस्थान में 30 कैबिनेट पोस्ट हैं, जबकि सीएम को मिलाकर 21 ही कैबिनेट मंत्री हैं। जाहिर है 9 मंत्री पद अभी भरे जाने हैं। राजस्थान कैबिनेट में एक भी दलित मंत्री नहीं है। कैबिनेट में वैश्य समाज से 4 मंत्री हैं, एमएलए 5 या 6 ही हैं। सचिन पायलट ने डिमांड की है कि कैबिनेट विस्तार में बैलेंस रखा जाए, दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। जाहिर है सचिन पायलट के संतुलन की मांग के पीछे अपना समीकरण है। वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं, जबकि गहलोत इशारा कर चुके हैं कि वो दूसरी पार्टियां छोड़कर आए लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं। तो असल मामला मेरा आदमी तेरा आदमी का है, मगर जब यही बात सचिन पायलट के सामने उठती है तो वो इसे तत्काल खारिज करते हैं। मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है। हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है, और कुछ बैलेंस है, उसको भी हमें सेट करना है। तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो, अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसे मैंने कहा, मुझे विश्वास है सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई, और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है, और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। पहले गहलोत सचिन पायलट के करीबी 3 विधायकों को ही कैबिनेट में लेना चाहते थे, मगर प्रियंका गांधी से गहलोत और पायलट की मुलाकात के बाद माहौल बदला है। राजस्थान विवाद सुलझाने में प्रियंका की शुरू से अहम भूमिका रही। अब तक राजस्थान से जुड़ी जितनी मीटिंग्स हुई, उनमें प्रियंका खुद मौजूद रही। चर्चा है कि पायलट के 4 से 5 लोग मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। यही नहीं, अगर एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला चला तो पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, गोविंद डोटासरा और रघु शर्मा की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। पायलट जब कहते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं को बीजेपी के शासन में नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें तो सम्मान मिलना ही चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाठियां खाई, जेलों में गए, अपना व्यक्तिगत नुकसान कराया, उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम हमारे। इसके बारे में निर्णय अजय माकन जी और सोनिया गांधी जी।
इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा कि रीशफल का सारा मामला उन्होंने हाईकमान पर छोड़ दिया है, मगर सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने पार्टी के वफादारी को वहां भी मुद्दा बनाया। वो हर उस सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं जिसने उनकी सरकार बचाने और चलाने में मदद की है। उपचुनावों में जीत से उन्हें और हौसला मिला है। कैबिनेट रिशफल होगा या नहीं होगा, सिर्फ हाँ या ना इसमें जवाब होगा तो कब होगा? देखिए, तो हाईकमान तय करेगा कि कब रिशफल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है सब बातें, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।